अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी बुक नंबर 2। हमने जो इसकी पहली बुक है वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर दी। तो आज हम इसकी जो एक और बुक, जो आपकी 2 बुक्स हैं दिए गई है 11th क्लास में, तो एक और बुक स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे, द ओरिजिन आज हम पढ़ेंगे द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, हर किसी ने इसमें अपनी थ्योरी दी है। अर्ली एंड मॉडर्न थ्योरीज, देयर आर अर्ली थ्योरीज इन द ओरिजिन एंड दिस एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और मॉडर्न थ्योरीज भी हैं। जो अर्ली थ्योरीज थी, हम अर्ली थ्योरीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो अर्ली थ्योरीज थी, अर्ली थ्योरीज ने स्ट्रेस दिया, एम्फेसिस दिया ये बताने में कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में, अर्थ कहां से आया, ठीक। एज कंपेयर टू द मॉडर्न थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज ने बताया कि यूनिवर्स एज ए होल, यूनिवर्स के बारे में हमें जानकारी दे दी, यूनिवर्स के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरीज दे दी। इनका अर्ली थ्योरीज का सिर्फ कन्फाइनेड रहा था अर्थ तक, तो इन्होंने मॉडर्न थ्योरीज ने यूनिवर्स एज ए होल। मॉडर्न थ्योरीज ने बताया अगर आप एक रूम की बात करते हो, एक कमरे की बात करते हो, क्यों ना हम एज ए बिल्डिंग एज ए होल, पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो इन्होंने सारे प्लैनेट्स, जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में बताया। जो अर्ली थ्योरीज का था, इनका ये थोड़ा सा इतना ही कन्फाइनेड रहता था, इतनी डिटेल रही है कि अर्थ का एवोल्यूशन है क्या, अर्थ कहां से आया, ठीक। तो अर्ली थ्योरीज में सबसे पहले एक बंदा था जर्मनी का, जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट। तो उन्होंने अपनी थ्योरी पुट फोर्थ करी 1700 में, 1800 अर्ली थ्योरीज में सबसे पहला बंदा जिसने एक, जो नून थ्योरी मानी जाती है, जिसने एक थ्योरी दे दी, उसका नाम था जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट। इसने 17th 18th जो सेंचुरी चल रही थी उसमें एक थ्योरी दे दी, 1755 में एक थ्योरी दे दी जिसका नाम रखा गया न्यूबुलर हाइपोथेसिस। कांट ने बताया there was a cloud shaped structure in which sun was in youthful stage with other gases like helium and hydrogen and dust particles। कांट बता रहा है कि एक टाइम पे सबसे पहले इसने, कांट ने, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, अपना ख्याल, अपना आइडिया आ गया, इसने पुट फोर्थ कर दिया। नो डाउट इन
आगे जाके इन थ्योरीज को रिजेक्ट भी करा गया। लेकिन शुरुआत तो कहीं से हुई ना, जब इसने बताया, जब कांट ने बताया कि अर्थ का एवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा, तब जाके कोई बंदा वहां से आता है और कांट को कह रहा है कि नहीं, आपकी थ्योरी हम मानते नहीं है, इसको हम रिजेक्ट कर रहे। तब जाके बंदा दूसरी थ्योरी देता है। तो कहीं ना कहीं कांट की इस थ्योरी से बेस पैदा होती है, कांट ही फाउंडेशन डालता है, कांट की वजह से ही दूसरे लोगों को कांट ने सोचने पर मजबूर कर दिया एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। तो कांट की जो थ्योरी है, जिसको कहा जाता है न्यूबलर हाइपोथेसिस, एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा इसने अंदाजा लगाया कि देखो, हम भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, कांट भी नहीं था जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ है, ठीक। तो कांट ने एक अंदाजा लगाया कि उस टाइम पे शायद ऐसा हुआ होगा। तो अर्ली थ्योरीज में सबसे पहली जो नोन थ्योरी है वो इमैनुअल कांट की है। कांट जर्मन फिलोसोफर था। 1755 में इसने एक थ्योरी दे दी जिसका नाम रखा गया, जिसको बोलते हैं हम न्यूबलर हाइपोथेसिस। कांट क्या कहता है इस थ्योरी में? कहता है कि सबसे पहले एक बादल था, उसी बादल में कुछ गैसेस थे, नाइट्रोजन और हीलियम था, और डस्ट पार्टिकल्स था, और एक सन बीच में था यूथफुल स्टेज में। तो हुआ ये कि ये जो बादल हो गया, ये रोटेशन की वजह से रोटेट हो गया, रोटेट करने लगा समहाउ विंड की वजह से। तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपस में टकरा गए। डस्ट पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए तो एक जगह टाइम पे ऐसा हुआ, ये जब रोटेट कर रहे थे तो बीच में जो सन यूथफुल स्टेज में था, तो जब ये रोटेट करते गए, जुड़ते गए, तो इसी की वजह से हमारे प्लैनेट्स की शेप आ गई और अर्थ की शेप आ गई, अर्थ फॉर्म हो गया। और सन जो था, इसने अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इन सब को रोक के रखा, ठीक। कांट कहता है कि ऐसे एक बादल था जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, डस्ट के, गैस था, हीलियम था, ठीक, नाइट्रोजन था। तो यही पार्टिकल्स आपस में टकराते गए, ठीक। तो एक बीच में एक सन था यूथफुल स्टेज में, तो इसने इन पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा अपनी ग्रेविटेशन पुल की वजह से, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकरा गए और इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ है, ठीक। आगे जाके ये जर्मन फिलोसोफर जो था, इसी थ्योरी को एक बंदा रिवाइज करता है और सपोर्ट भी करता है। एक बंदा होता है मैथमेटिशियन, mathematician Laplace. He revised the Newbler's hypothesis. He supported the arguments of Kant. He made some modification in this and he supported his arguments. Laplace in 1796, Laplace, the mathematician, also supported this Newbler hypothesis. So you have to remember this, that the early theory, known theory, was given by Immanuel Kant, German philosopher, in 1755. Then he says, in this theory, he says that the earth it was a whole cloud. Due to the rotational process, somehow there was this dust particles which get accretioned, जो आपस में मिलते गए, जुड़ते गए, और इस तरह से एक सन भी था बीच में यूथफुल स्टेज में, इसने इनको होल्ड करके रखा। तो इससे एक एवोल्यूशन आ गया अर्थ का, इससे क्या हमारी अर्थ बन गई। नो डाउट आगे जाके ये थ्योरी रिजेक्ट भी हुई। लोगों ने कहा कि ठीक है, आप ये बता रहे हो कि ये बादल था, तो बादल कहां से आया था? तो यूथफुल सन में स्टेज में जो सन था, तो वो कहां से आ गया? लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं इसी ने दूसरे साइंटिस्ट को, दूसरे फिलोसोफर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो आगे जाके जो फिलोसोफर्स ने अपनी राय भी दे दी, अपनी थ्योरीज भी दे दी रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यूनिवर्स के बारे में।
तो उसकी बेस कहीं ना कहीं इमैनुअल कांट ही फाउंड करता है, डालता है। ठीक, इसके बाद एक और थ्योरी, दो बंदे एक और आते हैं, अब चैम्बरलिन एंड मोल्टन, अब ये आ गए, इन्होंने भी अपनी थ्योरी दे दी। दे ऑल्सो पुट फोर्थ देयर आर्ग्यूमेंट्स इन 1904। Chamberlain and Moulton also put forward their arguments about the origin. So they gave a theory that was called they gave a theory. Chamberlain and Moulton in 1904 gave a theory, plasmational hypothesis. मतलब ये इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि एक सन होता है, सन अपनी जगह पे होता है और यहां से एक वैंडरिंग स्टार आता है जो सन से टकरा गया और सन से उसने थोड़ा सा पार्ट सन से खींच के लाया, बाहर रखा और खुद चला गया ये वंडरिंग स्टार। तो आगे जाके जो पार्ट था सन से निकला, थोड़ा सा टुकड़ा, सिगार लाइक स्ट्रक्चर होता है और सन से जब ये निकलता है तो सन ही आगे जाने नहीं देता, इसको होल्ड करके रखता है अपनी ग्रेविटेशन पुल की वजह से। तो ये आगे जाके ये स्टार, ये सिगार लाइक स्ट्रक्चर, यही प्लैनेट्स बनते हैं और सन के इर्द गिर्द अब घूमता है क्योंकि सन ने इसको होल्ड करके रखा है। चैम्बरलेन एंड मोल्टन 1904 प्लाज्मल हाइपोथेसिस, ये क्या बोलते हैं कि मोल्टन और चैम्बरलेन कहते हैं कि सन अपनी जगह पे होता है, तो यहां से आप इसको समझो, सन, ये सन अपनी जगह पे होता है और यहां से एक स्टार आता है जो आगे जाके इसके साथ टकराता है और यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर ये इसमें से निकाल देता है। सन में से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है सिगार लाइक, तो आगे जाके सन इसको आगे जाने नहीं देता, होल्ड करके रखता है अपनी ग्रेविटेशन पुल की वजह से, तो यही आगे जाके प्लैनेट्स बनते हैं। मोल्टन एंड चैम्बरलेन ये अपनी एक थ्योरी देते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया मॉडर्न थ्योरीज में। देखो मैं यही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बेस बनाई, कांट ने बेस बनाई थी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। अब इन्होंने जब बोला कुछ, आगे जाके कुछ लोग ऐसे आए, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपनी थ्योरी दे दी। फाइनली समहाउ हमें पता चलता है कि लोगों को पता चलता है ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखो हम भी उस टाइम नहीं थे, ये लोग भी उस टाइम नहीं थे, कुछ नहीं, ये हाइपोथेसिस है, एक ख्याल है, एक कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा। तो कोई भी जिसको लोगों ने फिर एक्सेप्ट कर दिया, वो आगे जाके कोई थ्योरी ऐसी लगी लोगों को कि जहन में आएगा हाँ सच में ऐसा हुआ होगा। तो लोगों को सोचने पे मजबूर जिसने कर दिया, सबसे पहले कांट, कांट के बाद ये लोग, इन्होंने भी थ्योरी दे दी, तो आगे जाके लोग सोचने पे मजबूर हो गए, कहा कि नहीं हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन सोचने पे तो मजबूर कर दिया ना इन्होंने, तो बेस इन्होंने ही रख दी। तो आगे जाके इनको कहा गया कि ठीक है, तो अगर आप कह रहे हो कि वंडरिंग स्टार सन से टकराया,
तो वंडरिंग स्टार कहां से आया और सन कहां से था, ठीक। तो इसकी थ्योरी इनके पास नहीं थी। दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने इनको अब सपोर्ट कर दिया। Harold Jeffrey and Sir James, these two people supported the Moulton and Chamberlain. The theory of Moulton and Chamberlain दो बंदे जेफरी एंड जेम्स, ये दो बंदे सपोर्ट करते हैं इनकी जो थ्योरी थी वैंडरिंग स्टार वाली। तो जो थ्योरी मोल्टन और कैम्बरलेन ने दी थी 1904 में, तो इसको आगे जाके ये लोग सपोर्ट करते। तो इस वाली थ्योरी को जो इन्होंने सपोर्ट करके दे दी, सपोर्ट किया, तो उसको कहते हैं बाइनरी थ्योरी। अब बाइनरी क्यों कहते हैं? बाइनरी का मतलब दो, बाइनरी का मीन ही टू। तो इसमें होते हैं ना दो, एक होता है सन होता है और एक होता है स्टार। तो यही दो, इन्हीं दो का बीच में काम होता है। यही दो क्या करते हैं, यही दो प्लैनेट्स बनाते हैं, आपस में टकराते हैं, एक प्लैनेट बन जाता है, एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आगे जाके वही उन्हीं के फॉर्मेशन से क्या होता है, प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो लेकिन इन हारोल्ड जेफरी और सर जेम्स ने क्या कर दिया, इन दो की जो थ्योरी थी प्लेटिज्मल थ्योरी, तो उसको फॉलो कर दिया और उसको सपोर्ट कर दिया अपनी थ्योरी से, जिसका नाम रखा गया बाइनरी थ्योरी। हम अभी पढ़ रहे हैं अर्ली थ्योरीज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसमें अर्ली थ्योरीज में जो नोन थ्योरीज हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने असल में बुनियाद रखती, जिन्होंने असल में बेस रखी। तो आगे जाके जब मॉडर्न थ्योरीज बनती हैं, मॉडर्न थ्योरिस्ट फिलोसफर्स अपनी थ्योरीज देती है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देखकर उनके ख्यालात में, उनके जहन में एक ऐसे ख्याल आते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा कि ऐसा होगा। लेकिन इन्होंने ही सोचने पर मॉडर्न थ्योरिस्ट को मजबूर कर दिया। अब आगे जाके दो बंदे और आते हैं। दो बंदे और आते हैं। ये जो होता है ना ऑटो स्मिथ, ये होता है रशिया का, ये बंदा जर्मनी का। ये भी एक थ्योरी देते हैं। आगे जाके ओल्ड थ्योरीज में दो बंदे, रशिया का एक और जर्मनी का एक, ये एक और थ्योरी देते हैं, अपनी थ्योरी रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये क्या कहते हैं, ये 1950 में जो कांट ने दी थी थ्योरी न्यूब्लर हाइपोथेसिस, उसी को पेश करते विद सम मॉडिफिकेशंस।
ये क्या कहते हैं, ये रशिया का जो बंदा होता है और वाइजस का जो जर्मन का होता है, ये कहते हैं कि 1950 में क्या कि ये अपनी थ्योरी देते हैं कि एक न्यूबलर हाइपोथेसिस था, न्यूबलर हाइपोथेसिस देते हैं, कहते हैं कि एक न्यूबलर था, ठीक है, एक सन होता है, ये कहते हैं कि सन होता है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कांट ने कहा। लेकिन वो डस्ट पार्टिकल्स आपस में टकरा गए, कांट ने ये भी कहा। लेकिन ये साथ में ये कहते हैं जब वो टकराते हैं और प्लैनेट्स बन जाते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है डिस्क शेप। बस इसमें आपको यही याद रखना है, इन्होंने डिस्क का जिक्र करा है। ये क्या कहते हैं कि एक सन होता है, सन के पास में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में टकराते और बड़े बन जाते, ठीक। एक्रेशनल प्रोसेस होती है, टकराते और बन जाते हैं ये लोग, ये पार्टिकल्स, ये प्लैनेट्स। लेकिन बनते कैसे हैं, इसका कहना है कि डिस्क शेप में, ऐसे जो आज आप देखते हो ना कि सन की जो मून है वो इसके रिवॉल्व ऐसे करती है इस दिस स्ट्रक्चर में, ठीक। तो इन्होंने ही दे दी है, कहा कि एक स्ट्रक्चर पैदा होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो इसी में न्यूबलर हाइपोथेसिस को इसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया 1950 में और बोला कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है न्यूबलर हाइपोथेसिस की वजह से, जो एक्रेशनल प्रोसेस होती है, आपस में ये टकराते हैं और प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो ये थी हमारी अर्ली थ्योरीज, जिसमें हमने कांट का पढ़ लिया, आगे जाके लापेस ने उसको रिवाइज कर दिया, और फिर दो बंदे आते हैं, फिर ये आते हैं, फिर बाइनरी थ्योरी भी इसी बीच में आती है। तो ये नून जो अर्ली थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये नून थ्योरीज हैं। कहीं ना कहीं नो डाउट इन थ्योरीज को आगे जाके रिजेक्ट भी किया जाता है। इन थ्योरीज को आगे जाके लोग कहते हैं, आगे जाके फिलोसफर्स कहते हैं कि अगर आप ये थ्योरी देते हो तो इसका सोर्स क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सोचना शुरू कर दिया, अपनी हाइपोथेसिस, अपनी दलील दे दी, ठीक, रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इन्होंने ही बेस रख दी। आगे जाके जब मॉडर्न थ्योरीज मजबूर होते हैं सोचने पे, इनको क्या करते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं करी थी। जब कोई सोचने पे मजबूर हुआ, जब किसी ने थ्योरी दे दी, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको थ्योरी देते हैं, आइदर हमारे से आप एग्री कर लो या अपनी थ्योरी दे दो। तो या तो उनको एग्री करना था या अपनी थ्योरी देनी थी। तो समहाउ उन्होंने क्या कर दिया, अपनी थ्योरी दे दी। तो ये अर्ली थ्योरीज में ये वाली थ्योरीज इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इन्होंने ही बेस रखी है। थैंक यू।